स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के संतुलन का। पॉइंट है सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं। अभी तक हमने पढ़ा था सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, और उस नियम को हमने दो वस्तुओं के संदर्भ में पढ़ा था, एक वस्तु के संदर्भ में पढ़ा था, और किस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन स्थापित होता है, कहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ रहे हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ दोष हैं, या कुछ सीमाएं जिसको हम बोलते हैं वो है क्या क्या है। उपभोक्ता वस्तु के वैकल्पिक चयन के बारे में अनभिज्ञ है। जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और वो हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ करके काम में लेता है, लेकिन अनेक बार हम देखते हैं कि उपभोक्ता के पास उसको सारी ये जानकारी नहीं होती कि उसकी जो वस्तु वो यूज कर रहा है उसके और बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस, उनके और वैकल्पिक प्रयोग क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सपोज आपके पास एक इनकम है या आपके पास 1000 रुपीज है। अब इन 1000 रुपीज को आप अलग अलग फील्ड के अंदर यूज कर सकते हो और आप उनसे सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये पूरी नॉलेज नहीं है कि आप उस 100 रुपए से कितने बेस्ट यूज में आप उसका कर सकते हो। ये सारी जानकारी का अभाव उपभोक्ता के पास होता है, इसलिए ये एक सीमा के अंदर ये बिंदु रखा गया है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और उसको सारी जानकारी हो, इसके ये संभव नहीं है। सेकेंड पॉइंट, वास्तव में उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता। हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता बहुत विवेकशील है और अपने सारे निर्णय बहुत सोच समझ करके लेता है, लेकिन आजकल विज्ञापन और प्रचार प्रसार के दौर में उपभोक्ता उनसे प्रभावित होकर के अपने निर्णय लेता है। उसने जिस चीज का विज्ञापन बार बार देख रहा है तो उसके ब्रेन के अंदर ये फिट हो जाता है कि हाँ ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, तो वो अपने संतुष्टि के आधार पर अनेक बार निर्णय नहीं ले पाता है, बल्कि किस आधार पर ले रहा है, विज्ञापन और प्रचार प्रसार के माध्यमों के आधार पर। सॉरी। थर्ड पॉइंट, व्यवहार में सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती। ये नियम ये मान के चलता है कि जब हम इस नियम को पढ़ते हैं तब हम ये मान्यता लेकर के चलते हैं कि सभी वस्तुएं विभाज्य हैं, और जब भी उपभोक्ता उन वस्तुओं को प्रयोग में लेगा तो पहले एक इकाई काम में लेगा, फिर दूसरी इकाई लेगा, फिर तीसरी लेगा, फिर चौथी लेगा, इस तरह से वो आगे इकाइयां काम में लेता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है, अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि विभाज्य नहीं होती और उन्हें पूर्ण रूप में ही काम में लेना पड़ता है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे मकान है, कार है, पंखा है, इन सबको हमें पूरे रूप में काम में लेना पड़ेगा। हम छोटे छोटे रूपों में इसको काम में नहीं ले सकते। जैसे पंखा है, पंखे का ऐसा नहीं हो सकता पहले एक पंखुड़ी ली, उसकी सीमांत उपयोगिता चेक करी, फिर दूसरी पंखुड़ी ली, उसकी सीमांत उपयोगिता चेक करी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें, अनेक तो चीजें ऐसी हैं व्यवहार में जिससे हमें पूर्ण रूप में ही काम में लेना पड़ता है, उन चीजों पर यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, व्यवहार में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। जब हम इस नियम को पढ़ते हैं तो हम ये अजम्पशन लेते हैं, ये मान्यता मान के चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, लेकिन इसमें वास्तव में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। आज हमारे पास 1 रुपए की कीमत हमारे लिए कम है, हो सकता है आने वाले समय में 1 रुपए की कीमत ज्यादा हो, है ना। तो इस तरह से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहे, ये संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह नियम टिकाऊ वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता। अब जो वस्तुएं जिनकी की ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ या जिनकी लाइफ मान लीजिए 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, अब आप उसकी सीमांत उपयोगिता कैसे निकालोगे। मकान है, मकान की सीमांत उपयोगिता कैसे निकालोगे, क्योंकि एक मकान में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साल हम एक मकान में रहें, दूसरे साल हम दूसरे मकान में रहें, तीसरे साल तीसरे मकान में रहें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जनरली जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, चूंकि इनकी लाइफ 5 साल से 10 साल तक होती है, तो अनेक बार इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको निकालना संभव नहीं होता, इसलिए यह नियम टिकाऊ वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता। केवल किन वस्तुओं पर लागू हो रहा है, जो गैर टिकाऊ है या शीघ्र नाशवान है। इस नियम का महत्व है, अगर ये सब चीजें, इतनी सारी कमियां हैं, तो आखिर इस नियम को पढ़ने की जरूरत कहाँ आती है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है इस नियम की, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट पॉइंट, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी क्षेत्रों पर ये नियम लागू होता है। आप चाहे उत्पादन का नियम पढ़े, चाहे उपभोग का पढ़े, चाहे विनिमय, चाहे वितरण,
कुछ भी पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे इस माप की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हमें इस सीमांत उपयोगिता नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का आधार। इस नियम के आधार पर हम उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को पता लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता की न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादक की न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का आधार। एक उत्पादक का यही प्रयास रहता है कि वो हमेशा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करे, तो वो ये सर्च करता है, ये ढूंढता है, ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढता है जहां पर कि उसकी लागत तो आए न्यूनतम और उत्पादन हो अधिकतम। तो इस नियम के आधार पर हम ये जानते हैं कि कैसे उत्पादक अपनी न्यूनतम लागत के आधार पर अधिकतम मात्रा में उत्पादन कर पाता है। ये सब पॉइंट्स हम आगे के चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करते चले जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है उपभोक्ता की बचत के नियम का आधार। उपभोक्ता की बचत को भी इसी तरह निकाला जाता है कि जब भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु को परचेज करने जाता है तो उस वस्तु से उसको जो उपयोगिता मिल रही है, यानी वस्तु को खरीदने से पहले जो उपयोगिता मिल रही है और वस्तु को खरीदने के बाद में जो उपयोगिता मिल रही है, उन दोनों के डिफरेंस से हम उपभोक्ता की बचत निकालते हैं। तो उपभोक्ता की बचत अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उपभोक्ता की बचत भी इसी नियम पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र के, उदासीनता वक्रों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।